स्वागत है आपका मिशन के बेस में। कल हमने चैप्टर नंबर 1 ख़त्म किया था। आज चैप्टर नंबर 2 फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। इसमें बिहार की प्रॉपर प्राचीन हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश की गई है और वो कवर हो भी जाएगी आज में। तो एससीईआरटी पढ़ने का टाइम तो किसी के पास नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम में हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं उसके लिए ये वीडियो है। सो जिसके लिए भी हेल्पफुल लगे वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर हम बिहार के बारे में सामान्य परिचय में जान चुके हैं, आज इसके प्राचीन इतिहास को जानते हैं। तो बिहार के प्राचीन इतिहास में आपको पाषाण काल यानी प्री हिस्टोरिकल पीरियड जो होता है, वैदिक काल, महाजनपद काल, ये बिहार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। 16 महाजनपद की बात चलती है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद की बात चलती है। तो उस 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद तो बिहार में ही थे, और 3 में से एक की तो बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है जो मैं आगे बताऊँगा। मौर्य वंश एवं गुप्त वंश, इसमें से मौर्य वंश को ज़रूर देखेंगे, अशोक वगैरह को देखेंगे। बौद्ध और जैन धर्म का मैं क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी कुछ क्लियर करवा चुका हूँ। तो बौद्ध धर्म के लेकर और जैन धर्म को लेकर जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं उसी में एक्सप्लेनेशन भी है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। अगर हम बिहार के बारे में जानने की कोशिश करें, हम कोई भी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें हमेशा 2 सोर्सेज के ऊपर ज़्यादातर निर्भर रहना पड़ता है, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। अगर पुरातात्विक को इंग्लिश में बोले तो एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स कह लो, और साहित्यिक स्रोत को हम कहते थे लिटरेरी सोर्स। तो ये दोनों सोर्सेज ही बिहार के बारे में जानकारी को लेकर अवेलेबल थे। थोड़ा पुरातात्विक सोर्स की तरफ चल लेते हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसमें सिक्के, इमारतें, बिल्डिंग वगैरह और बहुत सारे शिलालेख वगैरह ये सब चीज़ें देखने को हमें मिल सकती है। तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं आगे चल के। अगर हम पुरातात्विक सोर्स की बात करें तो इसमें आपको मुंगेर और चिरांद जो सारण में है, चेचर, मनेर यानी पटना, सोनपुर से ताम्र प्रशस्त्र वस्तुएं, मृतभांड मिले हैं। तांबे की वस्तुएं और मृतभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, पोट्री वगैरह। मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले? मौर्य काल बिहार में काफ़ी फला फूला मगध के बाद। तो यहाँ पे लोरिया, नंदगढ़ और लोरिया, अरेराज, रामपुरवा स्थानों पर मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं देखने को। बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला के स्मारक। नालंदा में सबसे बड़ी आपकी जो क्या कहते हैं एक यूनिवर्सिटी थी जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त करवाने का। एक तो एक तरीके का ओशियन ऑफ नॉलेज था नालंदा, लेकिन अब वो नहीं रहा, और अब गंदी राजनीति के कारण बिहार बहुत पीछे होते जा रहा है। ठीक है, तो खुदाई से प्राप्त सिक्के, मन के मूर्तियाँ आदि भी पुरातात्विक स्रोत हैं। अब अगर लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो लिटरेरी सोर्स भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सोर्सेज बिहार में देखने को मिल जाते हैं। रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण एक काइंड ऑफ ग्रंथ भी है, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी है। दीर्घ निकाय, विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक में से एक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। इसके अलावा भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, इसमें भी 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण जैसे मैगस्थनीज की इंडिका, फाहियान, इत्सिंग, वेनसांग, ये सारे चाइना के यात्री, इनके द्वारा भी जब बिहार वगैरह विजिट किया गया तो वहाँ पे बहुत सारी जानकारी इनको प्राप्त हुई, और इनके द्वारा लिखे हुए सोर्सेज भी हमें बिहार के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त कह लो, इनकी लिखी हुई अर्थशास्त्र, इसके बारे में भी, इससे भी बिहार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और चाणक्य नीति जो है वो आज भी कई जगह लोग अपनाने की कोशिश करते हैं राजनीति में। तो ये कुछ साहित्यिक और पुरातात्विक सोर्स थे। इसके बाद अब प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात कर ले अगर हम, पाषाण काल की, ठीक है, तो पाषाण काल में 3 भागों में बटा था। पुरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। इसके अलावा एक चैल्कोलिथिक पीरियड भी था, यानी ताम्र पाषाण काल, जिसमें तांबे के वस्तुओं का उपयोग होने लगा था। तो पुरा पाषाण काल में मानव आखेटक थे, मतलब हंटर गैदरर्स थे। दक्षिण बिहार के मुंगेर में एवं नालंदा से बड़े खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी प्राप्त हुए हैं। ये कुछ ना कुछ पाषाण काल के जो हथियार मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि पाषाण काल में यहाँ पे मानव मौजूद था, आदि मानव मौजूद था। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास के हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा आगे बढ़े मीजोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल में भारत में भी बहुत सारे माइक्रोलिथ्स मिले हैं। माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है एक तरीके के मध्य पाषाण काल में यूज़ किए जाने वाले हथियार। तो इस काल में भी मुंगेर जो है
मुंगेर में छोटे आकार के तेज धार वाले औजार मिले हैं। ये लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं, दक्षिण बिहार मुंगेर में मिले हैं। इसके अलावा अगर नवपाषाण काल की बात करें तो इस काल में मानव जो है खाद्य उत्पादक था, फसल वगैरह करना सीख गया था, बस्तियाँ बसाना सीख गया था। अब बिहार में चिरांद, चेचर, मनेर, सनुआर, ये यहाँ पे पत्थर एवं हड्डियों के औजार मिले हैं जो नवपाषाण काल के टाइम के हैं। और कैमूर की पहाड़ियाँ, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। ठीक है, तो हम नवपाषाण काल के जो आदि मानव है उनकी भी जानकारी बिहार में मिलती है। तो एक तरीके से कहा जाए प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, यहाँ के जो हथियार वगैरह थोड़े बहुत कुछ सोर्सेज है वो मिले हैं, जिससे इंडिकेट होता है कि आदि मानव का थोड़ा बहुत चिन्ह यहाँ पे था। अगर इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो ताम्रपाषाण काल की बात आ जाती है। ताम्रपाषाण काल में चिरांद, सोनपुर, ताराडी, चेचर, मनेर, सनुवर, यहाँ पे ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अलावा ताम्र उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। ताम्र मतलब तांबे के उपयोग, इंग्लिश में बोले तो चैल्कोलिथिक पीरियड के कुछ हथियार यहाँ पे मिले हैं, औजार मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो वैदिक पीरियड, जब वेदों की रचना होना शुरू हुई तो वैदिक पीरियड वैदिक सभ्यता में इतिहास के वेदों पर आधारित थी। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को 2 काल में विभाजित यानी डिवाइड कर दिया जाता है, पूर्व वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, यानी प्री और लेटर वैदिक पीरियड, प्री वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। 1500 से 1000 के बीच में प्री और लेटर 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में। पूर्व वैदिक यानी ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था, या ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्र में हुआ, यानी पूर्व वैदिक काल का कोई भी निशान बिहार में देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर उत्तर वैदिक की बात करें तो गंडक नदी के आसपास देखने को मिलता है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद करना है। थोड़ा सा स्पीड में बोलने का रीज़न बस एक ही है कि बहुत बड़ा है थोड़ा कंटेंट, तो इसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट टाइम में कवर कर लिया जाए। इसके बाद अगर बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की एक रचना में मिलता है। यानी बिहार के बारे में कहाँ जानकारी मिल जाती है, एक शतपथ ब्राह्मण नामक एक रचना है उसमें मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है। तो क्वेश्चन पूछा सकता है वह कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है या वह कौन सी रचना है जिसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, यानी बिहार का नाम विदेह के रूप में लिखा गया है, तो वो है शतपथ ब्राह्मण, लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई जो तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वार्त्य शब्द से संबोधित किया गया है। कीकट का अर्थ है अपवित्र प्रदेश। कहाँ पे, वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है, लेकिन ऋग्वेद में बिहार को कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। तो बिहार की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। आज भले ही बिहार को कोई रिकॉग्नाइज ना करता हो, उतना सम्मान देने से कतराता हो, लेकिन एक ज़माना था जब बिहार की मोनोपोली थी, बिहार का एक छत्र शासन था। ठीक है, ये हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद महाजनपद काल। ये महाजनपद काल सबसे इम्पॉर्टेंट काल रहा है इंडिया के डेवलपमेंट में भी उस समय, एंशिएंट टाइम में। ठीक है, 16 महाजनपद हमारे भारत में फले फूले, जिसमें से 3 जो महत्वपूर्ण थे वो हमारे बिहार में थे, और सबसे शक्तिशाली उस समय का जो था वो मगध जो चल रहा था वो भी बिहार का ही था। ठीक है, और मगध के बाद ही मौर्य आए थे। तो 16 महाजनपद की जानकारी पहले किस में मिलती है, तो ये पता होना चाहिए आपको। एक तो है आपका अंगुत्तर निकाय और दूसरा है भगवती सूत्र। ये दोनों ही जैन और बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ या रचनाएं हैं। इसमें ही 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू इनको समझा चुका हूँ। जिन्होंने वो नहीं देखा वो लिंक वो डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर चैनल की देख सकते हैं, वहाँ मैंने अच्छे से इस चीज़ को करवाया हुआ है। ठीक है, 16 महाजनपद में से जो 3 महाजनपद हैं उनका विस्तार बिहार में हुआ है। ठीक है, एक वज्जी लच्छावी, इसको वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र में फैला हुआ था। ये मगध जो है वो पटना, गया, नालंदा क्षेत्र तक फैला हुआ था, मतलब इनिशियल स्टेज पर। अंग जो है वो बिहार में भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र तक फैला हुआ था। अब सबसे पहले जिसकी बात की जाएगी वो वज्जी महाजनपद संघ है या वज्जी संघ महाजनपद। वज्जी संघ 8 राज्यों का संगठन था। ये चीज़ आप याद रखेंगे,
वज्जी संघ जो था वो 8 राज्यों का संगठन था। इसको अठकुल भी कहा जाता था। वज्जी में वज्जी, लच्छावी, ज्ञात्रक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु संघ शामिल थे और इसमें सबसे ज़्यादा फेमस था वो लच्छावी जनपद था। इसीलिए अक्सर वज्जी जनपद को लच्छावी जनपद से भी पहचाना जाता है, क्योंकि लच्छावी जो था वो लिच्छवी, अब लच्छावी कह लो, लिच्छवी जो था वो बहुत ज़्यादा ही फेमस महाजनपद था या जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना विशाल ने की थी। राजा विशाल के द्वारा वैशाली नगर की स्थापना हुई, इसीलिए इसको वैशाली कहा गया। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। अब एक बात सुन लो मेरी बात, हमने सबने देखा है कि एक हायरार्की चलती है, राजतंत्र चलता है, राजा के बाद उसका बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा। बिहार में भी ऐसे जो 2 जनपद थे जिसमें मगध और अंग जो थे उसमें राजा के बाद उसका बेटा वाला सिस्टम चल रहा था। लेकिन वज्जी संघ ऐसा महाजनपद था जो विश्व का प्रथम गणतंत्र था, जिसमें गण और संघ मिलकर शासन चलाते थे, कोई एक राजा नहीं था इसमें। तो एक विश्व का सर्वप्रथम गणतंत्र कौन था, वो वज्जी संघ था। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये भी बिहार में था। अब सबसे पॉपुलर महाजनपद जो था वो मगध था। मगध की पॉपुलैरिटी के बहुत ही सारे कारण थे। एक तो मगध की भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी थी, एक तो उपजाऊ उनके पास मिट्टी थी और इनके जंगलों में हाथी पाए जाते थे। राजगिर पर्वत था, उससे राजगिर से इनकी राजधानी बनी। राजगिर इनकी राजधानी थी जो एक तरीके से नेचुरली किलाबंद था। इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र करी, वो भी नदी के आसपास था। तो एक तरीके से ये लोग हमेशा सुरक्षित क्षेत्र में रहे और अपना विस्तार करते रहे। इनको मगध को बहुत अच्छे अच्छे राजा भी मिले जिन्होंने मगध का कमान संभाला और उसको काफ़ी दूर दराज तक फैलाया, ठीक है। तो भौगोलिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी मगध मजबूत था, इसीलिए सबसे मजबूत महाजनपद बनकर उभरा। मगध राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपद में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मैं मार्कर की जगह इस मूविंग पेन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि बार बार मिटाने का झंझट ना पड़े, तो आप इसको देख लेना थोड़ा। मगध की प्रारंभिक राजधानी ग्रीव्रज या राजगिर था। ये नाम बहुत कम लोग पता कर पाते हैं, ग्रीव्रज, लेकिन हमें पता होना चाहिए राजगिर या ग्रीवज, ये नाम है मगध की पहली राजधानी का। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, किलेबंद था। इसका फोर्टिफिकेशन, इंग्लिश में बोले तो फोर्टिफिकेशन, हिंदी में बोले तो किलेबंदी 5 पहाड़ियों से हुई थी। मगध का विस्तार पटना से गया तक था, मुख्यतः बिहार में। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसको। पूछा जा सकता है कि मगध और अंग महाजनपद या मगध महाजनपद का जो जानकारी है, वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। और वेदों की संख्या कितनी है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, नहीं बता पाए तो बहुत मारूंगा। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबसार ने अंग को मगध में मिलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है 3 नंबर की, कि ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबसार ने अंग को मगध में मिलाया। तो अंग जो महाजनपद था उसको मगध महाजनपद में मिलाने वाला कौन सा शासक था, तो वो था बिंबसार। बिंबसार ने ये किया था। याद रहे, हिस्ट्री में बिंबसार और बिंदुसार 2 अलग अलग शासक हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। बिंदुसार अलग हैं, बिंबसार अलग हैं। मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश, मगध के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। मगध बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था। मगध की स्थापना भद्रथ ने की थी। भद्रथ का पुत्र जरासंध का नाम आपने महाभारत में सुना होगा। जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। मगध की स्थापना किसने की थी? भद्रथ ने, और उसका पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध और भीम का द्वंद्व युद्ध, जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में हराया था और उसका वध किया था। इसका वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। एक तरीके से महाभारत में पता चलता है कि जरासंध को मारा था किसने? भीम ने। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वरक भूमि थी, यानी फर्टाइल भूमि थी मगध की, और नदियों की उपलब्धता, खनिज संसाधन बहुत अच्छे थे यहाँ की ज़मीन में। वन अच्छे थे, वनों में हाथी पाए जाते थे जिससे सेना में जिसका यूज़ किया जाता था। और शुरुआत में तो भारत में अरबों के आक्रमण और अफगान वगैरह के आक्रमण, तुर्कों के आक्रमण से पहले तो ज़्यादातर हमारे लोग हाथियों का ही यूज़ करते थे लड़ने के लिए।
तो ये हमारी कमज़ोरी भी रही है स्टार्टिंग में, क्योंकि हाथी पे राजा बहुत ऊंचा दिखाई देता था, लगता था कि सेनाओं को चल देगा, लेकिन दूर से मारा भी जाता था। तो बाद में घोड़े रिप्लेस कर दिए गए हाथी की जगह, बट यूज़ होते रहे। हाँ, तो कहाँ तक थे हम? यहाँ हो गया। फिर इसके बाद बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, ये याद रख लेना, नॉर्मल है वैसे आएगा नहीं है रिपुंजय। इसके बाद हर्यक वंश, हर्यक वंश, इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की, ठीक है। और एक चीज़ और, बिंबिसार को वास्तव में वास्तविक संस्थापक माना जाता है मगध का, बिंबिसार को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है मगध का। बिंबिसार एक क्वाइट क्लेवर पर्सन था, एक चालाक, और एक चालाक तो नहीं कहेंगे, एक बुद्धिजीवी पर्सन था जो दूरदृष्टि की अच्छी थी। ये लड़ने के साथ साथ ये जानता था कि अगर हम विवाह कर लेंगे तो उस राज्य से हमारी एक तरीके की दोस्ती और मित्रतापूर्ण संबंध बन जाएगा। तो एक सर क्या कर लेते थे, काफ़ी सारी जगह पे शादियाँ कर लेते थे। तो ऐसे कई वर्णन आते जहाँ पे इन्होंने शादी करी और उस राज्य को अपना मित्र बना लिया। तो बिंबिसार ने विवाह की नीति द्वारा साम्राज्य को विस्तार को प्रश्रय दिया, मतलब विस्तार को इम्पोर्टेंस दी। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इसका विवाह इस विवाह में उसे दहेज में काशी प्राप्त हुआ। हालांकि काशी बिंबिसार की मृत्यु के बाद वापस इसके पिता ने ले भी लिया था, लेकिन फिर बिंबिसार के पुत्र ने इसको लड़कर काशी को अपने क्षेत्र में वापस मिलाया था। उसकी दूसरी पत्नी चिल्हान या चिल्लान थी। चिल्हान लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी शेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाए। बिंबिसार ने चंद्र प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। ये कुछ इंटरनल जानकारियां हैं, इतना डीप तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसके बाद बिंबिसार को देखो, आयरनी देखो, बेचारे ने इतना काम किया, लेकिन उसके पुत्र ने अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी 492 में। और अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुणिक था, अजातशत्रु का नाम कुणिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी को वापस ले लिया, लेकिन अजातशत्रु ने लड़कर काशी को वापस प्रसेनजीत से जीत लिया। इसके बाद आगे की कहानी देखते हैं। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजीरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया, यानी डिफीट कर दिया। वज्जी भी एक बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद था और स्ट्रॉन्ग था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन महाजनपद के समकालीन थे, ध्यान रहे। अजातशत्रु ने 483 ईसा में राजगृह की पर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। देखो, कर्मा हिट्स बैक। अजातशत्रु को उसके बेटे उदयन ने मार दिया। उदयन या उदायीन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। तो वो कौन था जिसने पाटलिपुत्र को, राजगिरी हटाकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो वो था अजातशत्रु का बेटा उदयन या उदायीन। इसी ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। जो उसके बाद उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक बना और इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। ये सब मगध के अंदर का खेल चल रहा है। शिशुनाग ने हर्यक वंश को रिप्लेस किया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को यानी डिफीट करके अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया और मगध का साम्राज्य का विस्तार होता गया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना और पुराणों में इसे काकवर्ण कहा जाता है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी दोबारा पाटलिपुत्र बनी। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। जो बुद्ध संगति के बारे में नहीं जानते वो प्लीज़ मेरी बुद्ध धर्म की जो क्वेश्चन वाली सीरीज़ है, लगभग 35 प्लस क्वेश्चन है उसमें, वो ज़रूर देखें, उसमें एक्सप्लेन्ड है सब कुछ। इसके बाद कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्र ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अब इसके बाद तुरंत नंद वंश आया। महापद्मानंद
ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को ख़त्म करके नंद वंश की स्थापना की। याद रहे ये सब मगध वंश के, मगध महाजनपद के अंदर की कहानी चल रही है, कोई अलग से नहीं हो रहा कुछ भी, सब मगध महाजनपद के अंदर की कहानी है। महापद्मानंद ने एक राट एवं एक छत्र की उपाधि प्राप्त की या उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्मानंद को उग्रसेन कहा गया, पुराणों में इसको परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया। ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यही वो टाइम है जब पहली बार जो नंद एम्पायर आया था तो बिहार में बहुत शक्तिशाली था, सेना बहुत अच्छी थी, व्यास नदी के पास ही खड़ी थी किसकी सेना, सिकंदर की सेना। और चाणक्य बहुत परेशान थे कि यार ये भारत पे हमला कर देगी विदेशी। तो ऐसे में ये इसके पास धनानंद के पास मदद मांगने गए थे, पर वो पी के मस्त बिल्कुल मदिरा पान करते हुए। तो वहाँ पे कंटेक्स्ट भी आता है जब वो जो धनानंद कहता है कि ये एक साधारण सा शिक्षक है, तो चाणक्य कहता है शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है ना, प्रलय और जो कहता है विकास और विनाश उसकी गोद में पलते हैं, ठीक है, उन्नति और विकास उसकी गोद में पलते हैं। तो उस तरीके का एक वो कॉन्टेक्स्ट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रहे आपको, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महापद्मानंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्मक, कलिंग, मैथिली आदि राज्यों को पराजित यानी डिफीट करके मगध साम्राज्य का विस्तार किया, यानी मगध साम्राज्य बहुत दूर तक फैल चुका था। अब तक के काल में मगध का शाब्दिक विस्तार महापद्मानंद के समय हुआ। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मानंद के समकालीन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पाणिनि किसके समकालीन थे? महापद्मानंद के। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था और धनानंद ही इस वंश के अंत का कारण भी था। सिकंदर इस समय भारत पर आक्रमण करने को तैयार था 326 ईसा पूर्व के आसपास। नंद वंश आर्थिक और सैनिक रूप से काफ़ी संबंध था और इसी वजह से सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार किया। धनानंद के दरबार में चाणक्य आए थे, चाणक्य ने उनसे मदद मांगी, धनानंद ने मदद के लिए मना किया। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुनकर एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और एक नया साम्राज्य जो है वो भारत की भूमि पर या भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि पर एक फला फूला जो था मौर्य वंश। तो मगध के बाद अब बारी आती है मौर्य वंश की, जिसके प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा पढ़ लो। मौर्य वंश जो था 321 से 184 ईसा पूर्व के आसपास था। सबसे पहले शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके गुरु का नाम था चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, तीनों कह लो कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स का कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की थी। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। ये कुछ उपाधियाँ हैं, ये कुछ नाम हैं जो विदेशियों ने इसको दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। उनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की, स्टैब्लिशमेंट किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के पश्चात संधि हुई। चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान, हेरात, ये अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र की जगह थी जो चंद्रगुप्त मौर्य को मिली। और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए, क्योंकि यहाँ पे हाथियों की संख्या अधिक थी। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेन कार्नेलिया के साथ हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चाल थी चाणक्य की। चाणक्य ये जानता था कि सेल्यूकस बार बार हमला कर सकता है मौर्य वंश पर, भारतवर्ष पर, इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे यहाँ पे हमला ना करे। तो इसने उसकी बेटी से ही विवाह कर लिया। अब जो बेटी का ससुराल है वहाँ पे कभी बाप हमला नहीं करेगा। तो इस वजह से हेलेन कार्नेलियन जो थी ये चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी बन गई। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत, एम्बेसडर मैगस्थनीज को भेजा। मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी इंडिका में भी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना वगैरह के बारे में, पैदल सैनिक हो गए और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सेना का रखरखाव होगा, इसकी पूरी जानकारी देखने को मिलती है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदूकुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में सौराष्ट्र तक इसका विस्तार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण आपातकाल यानी अकाल पड़ा।
ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रावण बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म को मानता था, ये याद रहे। अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को अपनाया था उसने, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म को मानता था। ये बिल्कुल याद रखा जाए क्योंकि ये कन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति सल्लेखना द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। जैन धर्म में प्राण त्यागने के लिए उपवास वगैरह करके अपने प्राण त्यागे जाते हैं, उसको सल्लेखना कहा जाता है। ये इस चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी को अपनाया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के तुरंत बाद आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि नामों से भी जाना जाता है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस डायमेकस नामक राजदूत को एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंबिसार के दरबार में भेजा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगस्थनीस था, वैसे बिंदुसार के राज दरबार में डायमेकस था। इसके अलावा बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फ्स ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट राजा अशोक, सबसे पॉपुलर राजा मौर्य वंश का और सबसे शक्तिशाली राजा भी, ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के 4 साल बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इसके भी गुरु चाणक्य ही रहे। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। मौस्की एवं गुर्जर के अभिलेखों में उसे अशोक कहा गया। गुर्जरा के अभिलेखों में उसको अशोक कहा गया। सिंहल अनुश्रुतियों यानी बुद्ध ग्रंथ एक तरीके का के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की, लेकिन इसका कहीं और सोर्स नहीं मिलता। लेकिन एक थ्योरी बनी हुई है कि अशोक ने अपने 99 भाई को मारा था और फिर गद्दी पर बैठा था, लेकिन एक बौद्ध ग्रंथ सिंहल अनुश्रुतियों के अलावा इसका कोई भी सोर्स नहीं है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में, जब वो शासन कर रहा था और उसका जो 9वां साल चल रहा था, तब उसने कलिंग पर युद्ध किया। सब चीज़ जीत चुका था, कलिंग बचा था। कलिंग पर युद्ध किया और कलिंग को शामिल कर लिया। लेकिन कलिंग को हराने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ। जब उसने बहुत सारी लाशें देखी तो ऐसा कहा जाता है उसके बाद वो बौद्ध धर्म को अपनाता है। लेकिन एक थ्योरी ये भी चलती है कि बुद्ध धर्म को तो अशोक कलिंग के युद्ध से पहले ही अपना चुका था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता है, आपस में विवाद ये चलते रहते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। अशोक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने समाज को बदलने की सोची, हर जगह शिलालेख पहुँचाए, धम्म का प्रचार किया और धम्म महामातों की नियुक्ति करी, जो जगह जगह जाकर धम्म यानी अच्छे आचरण को सिखाते थे, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पहले वो शैव धर्म को मानता था। वीर शैव परंपरा भी चलती थी दक्षिण में, वीर शैव, लिंगायत, ये सब। तो अशोक जो था वो शैव परंपरा को मानता था। उसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। दिव्य वदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोक के महत्वपूर्ण वर्ष ये देखें जरा, अशोक ने अपने अलग अलग सालों में क्या क्या किया। 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध करवाया। 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा की, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फल्गु नदी के पास, बताया था मैंने। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की। 13वें वर्ष में धम्म शिलालेख का अंकन किया। धम्म एक काइंड ऑफ एक गुड एटिकेट्स थे सिटीजन को सिखाने के लिए। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति करी ताकि वो धम्म को सिखाए लोगों को। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था, 1/8 कर दिया गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा आ चुका है ये, ठीक है। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। जितनी बौद्ध संगति कहाँ कहाँ कौन कौन सी बौद्ध संगति आयोजित हुई ये मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप एक बार वो क्वेश्चंस देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारी ने शासित 10 उत्तराधिकारी आए एक दूसरे को सक्सीड करते हुए, और सबसे अंतिम जो था वो बृहद्रथ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का शासन इतना मजबूत होने के बावजूद भी लगभग 137 वर्ष तक ही चल पाया, क्योंकि मौर्य वंश की शुरुआत में बहुत तगड़े राजा थे, लेकिन अंत में जाकर इतने तगड़े राजा या इतने मजबूत राजा नहीं बचे,
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बौद्ध और जैन धर्म के बारे में मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस के थ्रू बता चुका हूँ। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो मध्यकालीन, जो प्राचीन काल में बिहार हो गया, अब मध्यकाल में बिहार के बारे में पढ़ लेंगे, फिर आधुनिक काल में बिहार। फटाफट इसको ख़त्म करेंगे ताकि हिस्ट्री बचे ही ना बिल्कुल भी। तो मैंने बहुत जल्दी स्पीड में करने की कोशिश की है, अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, बट मेरा ओनली पर्पस यही है कि आखिरी समय में आपको कुछ अच्छा मिल जाए। चलिए मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद।